गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? ओके, चलिए। तो कल अपनों ने बात की थी नाउन केस की थी ना, और नाउन केस में किया था ऑब्जेक्टिव केस, यही किया था। ऑब्जेक्ट का पता कैसे लगाओगे बताओ? क्रिया के प्रभाव को देखा जाएगा। क्रिया का सबसे पहले प्रभाव किस पर पड़ता है? उसको करने वाले पर, मतलब उसके सब्जेक्ट पर। उसके बाद अगर क्रिया का प्रभाव वाक्य में किसी दूसरे शब्द या शब्दों पर पड़ेगा तो वही शब्द उस क्रिया का क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। फिर बात की कि वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में दूसरा कोई शब्द नहीं आना चाहिए। अगर कोई शब्द आ जाता है तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो उस शब्द का बन जाता है। ऐसा शब्द कौन सा आता है वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में? प्रेपोजिशन आता है, तो वो ऑब्जेक्ट किसका हो जाता है? प्रेपोजिशन का हो जाता है। क्लियर? फिर बात की अपनों ने कि कुछ वर्ब ऐसी हैं जो अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेकर अपना अर्थ पूरा नहीं करती, वो दूसरे ऑब्जेक्ट की डिमांड करती है। जिसे अपने कहते हैं वाक्य में कितने ऑब्जेक्ट हो गए? दो, डबल ऑब्जेक्ट आ गया, जिसमें से एक क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कर्म यही होता है ना, पहले कौन सा आता है? डायरेक्ट, बाद में अगर कर्म को चेंज करें तो टू या फोर प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले। क्लियर होगी बात? इतना ही किया था, इतना ही किया था। ठीक, तो आपके पास तीन प्रकार के ऑब्जेक्ट हो गए थे। ठीक है, कितने प्रकार के? तीन प्रकार के ऑब्जेक्ट हो गए थे। पहला कौन सा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा कौन सा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तीसरा कौन सा? प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तीसरा कौन सा? प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। क्लियर? ये तीन प्रकार के ऑब्जेक्ट आपने कर लिए, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और प्रेपोजिशनल। अपनों ने ऑब्जेक्ट कितने प्रकार की बात की थी? 6 प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं, 3 कर लिए। चौथा जो ऑब्जेक्ट आता है वो आता है एडवर्बियल ऑब्जेक्ट। कौन सा आता है भी? एडवर्बियल ऑब्जेक्ट आता है। अब ये एडवर्बियल ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? ठीक है, अपनों ने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में तीसरा कोई शब्द नहीं आना चाहिए, यही बात हुई थी। वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में तीसरा कोई शब्द नहीं आना चाहिए। अगर कोई शब्द आ गया तो ये ऑब्जेक्ट इस शब्द का बन जाएगा। ऐसा शब्द कौन सा है अपने पास? प्रेपोजिशन, प्रीपोजिशन, यही है। तो उस समय ये जो ऑब्जेक्ट है वो किसका हो जाएगा भाई? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जिसे प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक, और ये भी बात की थी कि प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट की सहायता से किसी भी वर्ब को पैसिव वॉइस के अंदर नहीं बोला जाता, ये बात हुई थी अपनी। अब ये मुकर रहा है उस बात से, इस बात से पीछे हट रहा है, मुकर रहा है। अब ये क्या कह रहा है कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो अपने साथ प्रेपोजिशन जुड़ा हुआ रखती हैं, जो अपने साथ प्रेपोजिशन जुड़ा हुआ रखती हैं। समझ में आ गई? अभिन्न रूप से, अभिन्न मतलब जिसको भिन्न नहीं किया जा सकता, मतलब अलग नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से अगर कोई वर्ब है और वो अपने साथ प्रीपोजिशन जुड़ा हुआ रख रही है, उसको अपन इस वर्ब से अलग नहीं कर सकते। क्लियर? अगर आपने इसको अलग कर दिया, प्रेपोजिशन को इसको अलग कर दिया, तो ये वर्ब अपना पूरा अर्थ नहीं देगी, अपना पूरा अर्थ या पूर्ण अर्थ नहीं देगी। कब नहीं देगी बताओ? जब प्रीपोजिशन को उस वर्ब से अलग कर देंगे।
क्लियर? इस तरह से वर्ब के साथ जुड़ा हुआ प्रीपोजिशन बन जाता है एडवर्बियल। क्या बन जाता है? एडवर्बियल बन जाता है। और इसके बाद में आने वाला ऑब्जेक्ट, इसके बाद में आने वाला ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट कहलाएगा बच्चे? एडवर्बियल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्लियर? अंतर ध्यान रखना प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट और एडवर्बियल ऑब्जेक्ट में। एडवर्बियल ऑब्जेक्ट की सहायता से किसी भी वर्ब को पैसिव वॉइस में बोला जाता है। एडवर्बियल ऑब्जेक्ट की सहायता से किसी भी वर्ब को पैसिव वॉइस में बोला जाता है, लेकिन प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट की सहायता से नहीं बोला जाता है। आगे बात समझ में? ये अंतर है किसमें? एडवर्बियल ऑब्जेक्ट और प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट में। इज इट क्लियर? समझ में आई बात? समझ में आई? अभी क्या बोला मैंने? भी कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो अपने साथ प्रीपोजिशन जुड़ा हुआ रखती हैं, उस प्रीपोजिशन को इस वर्ब से अलग नहीं कर सकते। अगर आपने इसको अलग कर दिया तो ये वर्ब अपना पूर्ण अर्थ नहीं देगी। क्लियर? इस तरह से वर्ब के साथ जुड़ा हुआ प्रेपोजिशन क्या बन जाता है? एडवर्बियल। इसके बाद में आने वाला ऑब्जेक्ट एडवर्बियल ऑब्जेक्ट कहलाता है। एडवर्बियल ऑब्जेक्ट की सहायता से किसी भी वर्ब को पैसिव वॉइस में बोला जा सकता है। इज इट क्लियर? डैम श्योर? चलें आगे, एग्जाम्पल देखिएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर लिखा दे लाफ्ड एट उर्मिला। दे लाफ्ड एट उर्मिला। क्लियर? अब देखो लाफ के साथ क्या जुड़ा हुआ है? एट जुड़ा हुआ है कि नहीं? अगर आप इस एट को अलग कर देते हो तो क्या अकेला लाफ अपना अर्थ देगा? नहीं देगा ना। वे हंसे उर्मिला बना कुछ, जबकि वे उर्मिला पर हंसे। तो इस तरह से वर्ब के साथ जुड़ा हुआ प्रेपोजिशन क्या बन जाता है बच्चे? एडवर्बियल बन जाता है। इसके बाद में ये आने वाला ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट कहलाएगा? एडवर्बियल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इस एडवर्बियल ऑब्जेक्ट की सहायता से इस वाक्य को पैसिव वॉइस में बोला जा सकता है। बोल सकते हो कि नहीं? क्या बनेगा पैसिव वॉइस इसका? उर्मिला वॉज, सेकंड फॉर्म है ना, तो वॉज। थर्ड फॉर्म क्या होगी वापिस? लाफ्ड। उर्मिला वॉज लाफ्ड एट बाय देम। बन रहा है पैसिव। क्लियर? तो इस तरह का ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा? एडवर्बियल ऑब्जेक्ट। ठीक है। शी लुक्स आफ्टर हर ओल्ड पेरेंट्स। शी लुक्स आफ्टर हर ओल्ड पेरेंट्स। अब ये लुक के साथ क्या जुड़ा हुआ है? देखभाल करना हो गया ना। अब आफ्टर को हटाओगे तो अर्थ आएगा क्या? नहीं आएगा। अब ये पूरे का पूरा क्या बन गया? एक एडवर्बियल बन गया। वैसे तो फ्रेज है एक तरह से, लेकिन एडवर्बियल में आता है। और ये क्या हो गया? इसका ऑब्जेक्ट हो गया। कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया भाई? एडवर्बियल ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट की सहायता से इस वर्ब को पैसिव वॉइस में बोला जा सकता। क्लियर हो गई बात? कितने प्रकार के ऑब्जेक्ट कर लिए? 4। पहला डायरेक्ट, दूसरा, तीसरा प्रेपोजिशनल, चौथा समझ में आ गया सबके? अब आइए 5वें ऑब्जेक्ट पर चलें आगे। तैयार हो? गुड। 5 नंबर पर जो ऑब्जेक्ट आता है बच्चे, वो आता है रिटेन्ड ऑब्जेक्ट। कौन सा आता है? रिटेन्ड ऑब्जेक्ट।
रिटेन्ड ऑब्जेक्ट मतलब रुका हुआ, रिटेन्ड ऑब्जेक्ट मतलब रुका हुआ। नेवी के अंदर रिटेन्ड ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन पुटअप हुआ था, थ्योरिकल। समझ में आ रही है बात? ठीक है, अब ये रुका हुआ कैसे हो गया? रुका हुआ कैसे हुआ? देखो, अपनों ने बात की कि कुछ ट्रांजिटिव वर्ब, कौन सी? कुछ ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी होती हैं कि जो अपने बाद डबल ऑब्जेक्ट लगवाती हैं, जो अपने बाद डबल ऑब्जेक्ट लगवाती है ना, जिसे डाई ट्रांजिटिव वर्ब बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डाई ट्रांजिटिव। डाई का मतलब दो, ठीक है ना। डाई ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद डबल ऑब्जेक्ट लगवाती है, जिसमें से एक क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा कौन सा होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यही बात हुई थी अपनी, हुई थी कि नहीं हुई थी? तो ये पैटर्न तो आता है किसके अंदर? एक्टिव वॉइस के अंदर। किस में आता है? एक्टिव वॉइस में आता है, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस में कुछ वर्ब अपने बाद डबल ऑब्जेक्ट लगवाती हैं, जिसमें एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। ये बात हुई थी अपनी, हुई थी या नहीं हुई थी? लेकिन ये कहता है कि जो वर्ब अपने बाद डबल ऑब्जेक्ट लगवाती है, जब आप इस वर्ब को पैसिव वॉइस के अंदर बोलते हो, किस में बोलते हो भाई? पैसिव वॉइस के अंदर बोलते हो, तब क्या करते हो? तब इन दोनों में से एक ऑब्जेक्ट को आगे लाकर क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट बनाते हैं। बनाते हैं कि नहीं बनाते? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस दूसरा ऑब्जेक्ट यहां पर एज इट इज रह जाता है कि नहीं रह जाता? यहां पर भी कहां है? वर्ब के बाद। यहां पर भी कहां है? वर्ब के बाद। तो दूसरा ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस के अंदर एज इट इज रहता है, वर्ब के बाद एज इट इज ही रहता है, तो उस समय वो बन जाता है रिटेन्ड ऑब्जेक्ट। उस समय वो क्या बन जाता है? रिटेन्ड ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक। अगर आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया तो कौन सा ऑब्जेक्ट कौन सा बनेगा? इनडायरेक्ट को बनाया तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिटेन्ड हो जाएगा। अगर आपने डायरेक्ट को सब्जेक्ट बनाया तो कौन सा हो जाएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिटेन्ड हो जाएगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? क्वेश्चन उठता है कि रिटेन्ड ऑब्जेक्ट कौन से वाक्यों में होता है? रिटेन्ड ऑब्जेक्ट कौन से वाक्यों में होता है? अरे भाई, डबल ऑब्जेक्ट तो एक्टिव वॉइस में आ रहे हैं। रिटेन्ड ऑब्जेक्ट कौन से वाक्यों में होगा? पैसिव वॉइस वाक्य में होगा, और किसी में नहीं होगा। रिटेन्ड ऑब्जेक्ट किस में होगा? हमेशा पैसिव वॉइस वाक्य में होगा। क्लियर हो गई बात? क्लियर हुई कि नहीं? एग्जाम्पल करें। जैसे एग्जाम्पल लिखा आपनों ने यहां पर, शेतु handed me a baby. Shitu handed me a baby. Handed क्रिया हुई, इस क्रिया को पूरा करने वाला शेतु सब्जेक्ट हुआ। उसके बाद इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? ए बेबी कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ? उसके बाद किस पर पड़ेगा? कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ? डबल ऑब्जेक्ट आ गया, वाक्य में आ गया। तो वाक्य किसके अंदर है आपका? शाबाश, वाक्य किस में है? एक्टिव वॉइस के अंदर। क्लियर? अब इस वाक्य को जब अपन पैसिव वॉइस कन्वर्ट करेंगे, किसमें? पैसिव वॉइस में, तो आप बारी बारी से एक ऑब्जेक्ट को आगे लाकर सब्जेक्ट बना सकते हो या नहीं? ठीक। अब आपने मी को आगे लाकर सब्जेक्ट बनाया तो क्या बना? आए। हैंडेड सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर्ब में से वॉज, इसकी थर्ड फॉर्म हैंडेड। आई वॉज हैंडेड, पीछे क्या बचा? ए बेबी, ए बेबी। अब ए बेबी यहां पर कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया? रिटेन्ड ऑब्जेक्ट हो गया। कौन सा हो गया?
रिटेन्ड ऑब्जेक्ट हो गया। आई वॉज हैंडेड अ बेबी बाय शेतु। आया समझ में कि नहीं? बोलो। ठीक, अब आप ए बेबी को आगे लाकर भी तो सब्जेक्ट बना सकते हो कि नहीं? बना सकते हो। चलें आगे वाले इसी के एग्जाम्पल पर। क्या बनेगा? ए बेबी वॉज हैंडेड टू मी बाय शेतु। बना के नहीं बना बच्चे? अब यहां पर मी कौन सा ऑब्जेक्ट कहलाएगा? रिटेन्ड ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्लियर होगी बात अच्छे से? बोलो। तो रिटेन्ड ऑब्जेक्ट हमेशा कौन से वाक्यों में होगा? पैसिव वॉइस वाक्यों में। नेवी के अंदर थ्योरिकल क्वेश्चन आया था, हाउ कैन वी चेंज द सेंटेंस दैट टेक्स टू ऑब्जेक्ट्स आफ्टर इट इनटू पैसिव वॉइस। समझ रहे हो? भी हम एक वाक्य को जिसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं, डबल ऑब्जेक्ट होते हैं, उसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? पहला ऑप्शन, एक ऑब्जेक्ट को आगे लाकर सब्जेक्ट बनाएंगे, दूसरे को हटा देंगे। दूसरा ऑप्शन, ठीक, दोनों ऑब्जेक्ट को आगे लाकर सब्जेक्ट बनाएंगे, उसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। तीसरा ऑप्शन, दोनों में से किसी एक ऑब्जेक्ट को बारी बारी से सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक, दूसरा रुका हुआ रह जाएगा। चौथा ऑप्शन, नन ऑफ द अबव। तीसरा रुका हुआ रह जाएगा, ठीक है। आइदर द ऑब्जेक्ट मेक्स द सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस एंड अनदर इज रिटेन्ड। समझ में आ रही है? आइदर का मतलब दोनों में से एक ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? सब्जेक्ट, एंड अनदर दूसरे वाला क्या रह जाएगा? रिटेन्ड। रिटेन्ड मतलब रुका हुआ। क्लियर होगी बात? ऐसा थ्योरिकल क्वेश्चन नेवी के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो ये था रिटेन्ड ऑब्जेक्ट अपना। अब नंबर 6 की बात करें। लास्ट वन जो ऑब्जेक्ट आता है वो आता है कोग्नेट ऑब्जेक्ट। कौन सा आता है भाई? कोग्नेट ऑब्जेक्ट। अब ये कोग्नेट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? कोग्नेट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? इसे बोलते हैं छिपा हुआ। क्या बोलते हैं? छिपा हुआ। छिपा हुआ मतलब कहाँ पर? किसी पर्दे के पीछे नहीं होता। ये किसी पर्दे के पीछे नहीं होता, होता सामने ही है, लेकिन हिडन छिपा हुआ रहता है। कैसे? ठीक है, अपनों ने पहले बात की कि इंट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लगवाती। ये बात हुई अपनी? हुई थी या नहीं हुई थी? इंट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लगवाती, इसलिए इसे पैसिव वॉइस में नहीं बोला जाता। ठीक, अब इस बात से भी मुकर्रर है ये, ठीक है ना। अब ये क्या कह रहा है? कहता है कि कभी कभी कोई इंट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऐसा शब्द लगवा लेती है, अपने बाद ऐसा शब्द लगवाती है जो कि क्या करता है? जो कि ऑब्जेक्ट के उद्देश्य की पूर्ति करता है। ऑब्जेक्ट के बिल्कुल उद्देश्य की पूर्ति करता है। वास्तव में ऑब्जेक्ट नहीं होता, वास्तव में ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो तो ऑब्जेक्ट के उद्देश्य की पूर्ति करता है। ठीक, ऑब्जेक्ट का उद्देश्य क्या होता है? ये मत कहना वाक्य को पूरा करना, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट के भी वाक्य पूरे होते हैं ना। क्या उद्देश्य होता है ऑब्जेक्ट का? ऑब्जेक्ट का एक ही उद्देश्य होता है कि मेरी सहायता से आप किसी भी वर्ब को दूसरे तरीके से बोल सकते हो। एक वर्ब को दो तरीके में बोलते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो ऑब्जेक्ट की सहायता से हम उस वर्ब को कौन से तरीके में बोल सकते हैं?
पैसिव वॉइस के अंदर बोल सकते हैं। क्लियर होगी इतनी बात? क्लियर हुई? तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये वर्ड जो है इस ऑब्जेक्ट का उद्देश्य पूरा करता है। मतलब इस शब्द की सहायता से इस इंट्रांजिटिव वर्ब को भी पैसिव वॉइस के अंदर बोला जा सकता है, पैसिव वॉइस में बोला जा सकता है। ठीक है, जब इंट्रांजिटिव वर्ब को पैसिव में बोलोगे ऐसे शब्द की सहायता से जो केवल क्या करता है, ऑब्जेक्ट का उद्देश्य पूरा करता है, वास्तव में ऑब्जेक्ट नहीं होता। ठीक, ऐसा शब्द जो है वो क्या कहलाएगा बच्चे? कोग्नेट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कोग्नेट ऑब्जेक्ट कहलाएगा, छिपा हुआ, जिस पर क्रिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्लियर होगी बात? अच्छे से इंट्रांजिटिव वर्ब को पैसिव वॉइस में बोला जा सकता है क्या? नहीं बोला जा सकता। क्यों नहीं बोला जा सकता? क्योंकि वो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लगवाते। अब कभी कभी किसी इंट्रांजिटिव वर्ब को पैसिव में बोला जा सकता है, बोला जा सकता है। वो कैसे? जब वो अपने बाद ऐसा शब्द लगवाए जो कि ऑब्जेक्ट का उद्देश्य पूरा करे। क्लियर? ऐसा शब्द क्या कहलाता है? कोग्नेट ऑब्जेक्ट कहलाता है। इज इट क्लियर? पक्का है? एग्जाम्पल देखिए बच्चे, मैंने यहां पर एग्जाम्पल लिखा, रेणु सा अ स्नेक। अब रेणु सा अ स्नेक, रेणु ने क्या किया भाई? सांप देख लिया। अब सा क्रिया हुई कि नहीं हुई? सबसे पहले इसका प्रभाव, उसके बाद इसका प्रभाव स्नेक पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? सिद्ध करो कैसे पड़ेगा। हाँ जी, क्वेश्चन नहीं करना ना, क्वेश्चन नहीं करना ना। रेणु कुछ भी देख सकती है, कोई जरूरी थोड़ी है सांप ही देखेगी, कुछ भी देख सकती है ना, बस कहानी खत्म। अपनों ने क्या लेना है, रेणु कुछ भी देखे। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही बात? अब देखो, स्नेक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, स्नेक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखो, देखा किसने? रेणु ने। डरेगी कौन? भागेगी कौन? सांस किसका फूला? उसका क्या गया? खड़ा है वो तो, कुछ गया उसका? नहीं गया ना। लेकिन फिर भी ये शब्द इस ऑब्जेक्ट का उद्देश्य पूरा कर रहा है कि नहीं? ऑब्जेक्ट का उद्देश्य पूरा कर रहा है, उद्देश्य पूरा करता है ना। तो इस तरह से ये लगा हुआ शब्द कौन सा ऑब्जेक्ट कहलाएगा बच्चे? कोग्नेट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। कौन सा ऑब्जेक्ट कहलाएगा? कोग्नेट ऑब्जेक्ट। अब आप इस शब्द की सहायता से इस इंट्रांजिटिव वर्ब को पैसिव वॉइस में बोल सकते हो कि नहीं? बोल सकते हो कि नहीं? क्या बनेगा? अ स्नेक वॉज सीन बाय रेणु। बना के नहीं पैसिव वॉइस? बनाना। और एग्जाम्पल देखिए, राणा सांगा fought a fight। राणा सांगा fought a fight। राणा सांगा ने क्या किया भाई? एक लड़ाई लड़ी, एक युद्ध लड़ा। क्लियर? क्रिया क्या हुई? फॉट। सबसे पहले प्रभाव, उसके बाद इसका प्रभाव फाइट पर पड़ेगा या नहीं? नहीं पड़ेगा? पड़ेगा? एक बताओ। नहीं पड़ेगा। सिद्ध करो कैसे नहीं पड़ेगा। गुड। फाइट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, फाइट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखो, लड़ा कौन? मरेगा कौन? जीतेगा कौन? हारेगा कौन? घायल कौन होगा? इसका क्या गया? लड़ाई तो लड़ाई रहेगी। आई बात समझ में?
प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन क्या कर रहा है ये? ऑब्जेक्ट का उद्देश्य पूरा करता है। ऑब्जेक्ट का उद्देश्य पूरा करता है। पूरा करता है तो कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ? कोग्नेट ऑब्जेक्ट हुआ। कौन सा? कोग्नेट ऑब्जेक्ट। इसकी सहायता से इस वर्ब को पैसिव में बोला जा सकता है। आ गया समझ में? पक्की बात? कितने प्रकार के ऑब्जेक्ट हो गए? 6 प्रकार के। पहला डायरेक्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा रिटेन्ड ऑब्जेक्ट, पांचवा रिटेन्ड ऑब्जेक्ट, छठा कोग्नेट ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? डैम श्योर? इसको याद करने का तरीका इजी में कर लो। DIRPAC, DIRPAC। मेरे पास घर पर पर्सनल एडवांस कंप्यूटर है। घर पे क्या है? पर्सनल एडवांस कंप्यूटर है। उसमें मैंने क्या सेव कर रखा है? डायरेक्टरी सेव कर रखी है। क्या सेव कर रखा है? डायरेक्टरी सेव कर रखी है। क्लियर? तो डी का मतलब डायरेक्ट, आई का मतलब, आर का मतलब, पी का मतलब, ठीक, ए का मतलब, और सी का मतलब कोग्नेट ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? डैम श्योर? डी से डायरेक्ट, आई से, वेरी गुड, आर से रिटेन्ड ऑब्जेक्ट, पी से प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ए से एडवर्बियल ऑब्जेक्ट, सी से कोग्नेट ऑब्जेक्ट। घर पर क्या है मेरे पास? पर्सनल एडवांस कंप्यूटर। उसमें क्या सेव कर रखा है? डायरेक्टरी, DIR। ठीक है? इज इट क्लियर? तो ये था आपका ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर हो गया? कंफ्यूजन किसी के? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं है? पक्का है? बता बच्चे, इंट्रांजिटिव वर्ब को पैसिव वॉइस में कब बोल सकते हैं? ऐसे सुनने बैठने से कुछ नहीं होगा पुत्र। क्या माठ सा आगे समझा, आगे बोर्ड पे चाल दो, देखी जाई, ऐसा नहीं। क्या कह रहा है? नोट्स बनाने नहीं देता हूं, बाद में बनाया करो PDF में से, यहां से। बाद में कौन बनाई? जावा दो। हैं? हाँ बता बच्चे। ऐसा ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? कोग्नेट ऑब्जेक्ट। तो सिंपल में बोल दीजिए कि इंट्रांजिटिव वर्ब को कोग्नेट ऑब्जेक्ट की सहायता से पैसिव वॉइस में बदला जा सकता है। क्लियर? वेरी गुड। रिटेन्ड ऑब्जेक्ट कौन सा होता है बच्ची? कौन से वाक्यों में? एक्टिव वॉइस में कौन से? हाँ, एक्टिव वॉइस में कितने ऑब्जेक्ट? कौन सा? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है? जब उसे पैसिव में बोलोगे तो कौन सा ऑब्जेक्ट रिटेन्ड होगा? दोनों ही हो सकते हैं। हो सकते हैं ना? अगर आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया तो कौन सा? इनडायरेक्ट रिटेन्ड हो गया। इनडायरेक्ट को सब्जेक्ट बनाया तो डायरेक्ट रिटेन्ड हो गया। क्लियर? क्लियर? बच्चे एडवर्बियल ऑब्जेक्ट कैसे पता लगाते हैं? मैं तो सोच रहा था आप समझ रहे हो, पर मुझे लग नहीं रहा। बच्चियां होशियार हैं आपसे, है ना? और तुम इनके पीछे ऐसे ही बावड़े हो रहे हो, देख देख रही हैं। सही है ना बच्चे? ये गर्ल्स पूरे साल मेहनत करती हैं, पूरे साल, फिर कहीं जाकर 90% नंबर आते हैं इनके, आते हैं ना? और ये लड़के 1 महीना मेहनत करते हैं, 70% लाते हैं। और यही पूरे साल मेहनत करें तो 100 में से 100 आए कि नहीं आए बच्चे? हाँ, लेकिन ब्रेन कहीं और चलता है ना, पटरी से आउट हो जाता है। ऐसा नहीं करना है। ओपन ब्रेन, खुला रखो, ओपन माइंडेड रहा करो। ठीक है? मन साफ रखा करो। हाँ, विचलित हो जाता है, इसको रोका करो।
क्लियर? किसी ने सही कहा ना, ये मन उड़न पखेरु इस बन का, कभी इस डाल तो कभी उस डाल। रोको इसको, डाली डाली पे मत घूमो। हाँ बताओ, एडवर्बियल ऑब्जेक्ट का पता कैसे लगाओगे? क्या नाम है इसका? हाँ बताओ बेटा। हाँ नहीं, ऐसे तो पार नहीं पड़ेगी भाई। हाँ सेठी, कोई भी वर्ब उसके साथ ना, हाँ, जब कोई भी वर्ब अपने बाद अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ प्रीपोजिशन रखती है, ठीक है, उस प्रीपोजिशन को उस वर्ब से अलग नहीं कर सकते, ऐसी वर्ब क्या बन जाती है? एडवर्बियल। इसके बाद में आने वाला ऑब्जेक्ट एडवर्बियल ऑब्जेक्ट कहलाता है। एडवर्बियल ऑब्जेक्ट की सहायता से वर्ब को पैसिव वॉइस में बोला जा सकता है, लेकिन प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट की सहायता से नहीं बदला जाता। इतना अंतर है दोनों में। क्लियर होगी बात? आगे चलें। आज नोट कर लेना बच्चे, कल मैं एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा, क्योंकि यहाँ पीडीएफ सेव रहती है ना। अब वो आपकी लाइबिलिटी और आपकी ड्यूटी बनती है कि मैंने नोट करना है या नहीं करना। फिर कुछ समझ नहीं आता तो अगले दिन पूछा करो, सर मैंने ये लिखा था, ये मुझे समझ नहीं आया। क्लियर? जैसे आज बच्ची ने क्वेश्चन पुटअप किया था, इसने नोट किया तभी किया होगा ना। दैट्स ऑल। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं अपने किसकी। तीसरा केस आता है, कौन सा? पॉजेसिव। आवाज नहीं बच्चे, पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस को हिंदी में क्या बोला जाता है भाई? संबंध कारक। क्या बोला जाता है? संबंध कारक। ठीक है, अब संबंध से मतलब क्या हुआ? यह केस क्या करता है? संबंध दर्शाता है। एक नाउन का दूसरी नाउन के साथ संबंध दर्शाता है। ये क्या करता है? एक नाउन का दूसरी नाउन के साथ, एक नाउन का दूसरी नाउन के साथ क्या करता है? संबंध दर्शाता है। क्लियर? एक नाउन का दूसरी नाउन के साथ संबंध दर्शाता है। अब संबंध जो है वो तीन तरीकों से दर्शाया जाता है। पोजेशन जो है वो कितने तरीके से? तीन तरीके से शो किया जाता है ना। ठीक, पहला तरीका कौन सा है? आव के माध्यम से। किसके माध्यम से? हाँ, आव के माध्यम से हम एक नाउन का दूसरी नाउन के साथ संबंध दर्शाते हैं। दूसरा तरीका है अपॉस्ट्रोफी एस के माध्यम से। अपॉस्ट्रोफी एस के माध्यम से एक नाउन का दूसरी नाउन के साथ क्या करते हैं? संबंध दर्शाते हैं। तीसरा तरीका है केवल अपॉस्ट्रोफी के माध्यम से। केवल अपॉस्ट्रोफी के माध्यम से एक नाउन का दूसरी नाउन के साथ संबंध दर्शाते हैं। बोलो, संबंध कितने तरीके से दर्शाया जाता है भाई? पहला आव के माध्यम से, दूसरा अपॉस्ट्रोफी एस के माध्यम से, तीसरा केवल अपॉस्ट्रोफी के माध्यम से। क्लियर होगी बात? आज बात करते हैं अपने किसकी? आव के माध्यम से। पहले तरीके की बात करते हैं। कौन से तरीके की? पहले तरीके की। ठीक है, किसके माध्यम से भाई? आव के माध्यम से। ठीक है, अब ये कहता है कि किसी भी कौन सी लाइफलेस थिंग का, किसी भी लाइफलेस थिंग का संबंध जो है, लाइफलेस समझते हो ना, निर्जीव, या इसको बोला जाता है इनएनिमेट। क्या बोला जाता है? इनएनिमेट, निर्जीव। समझ में आ गई? तो किसी भी लाइफलेस थिंग या इनएनिमेट का संबंध किससे दर्शाया जाएगा? आव के माध्यम से दर्शाया जाता है। आव के माध्यम से
दर्शाया जाता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना बच्चे आपने। क्लियर, समझ में आ रही है बात? जैसे कि मेरे पास क्या है भाई, कैप है, कैप है, किसका होगा, पेन का। अब कैप और पेन का संबंध दर्शाऊंगा तो दोनों क्या है, लाइफलेस है ना दोनों। लाइफलेस का संबंध किससे दर्शाऊं, कैप ऑफ अ पेन, कैप ऑफ अ पेन। क्लियर, समझ रहे हो? ये क्या चल रहा है, फैन की क्या घूम रही है, पंखुड़ियां, वेरी गुड, ताड़ियां हैं, क्या बोलते हैं इनको, ताड़ी, शाबाश। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बच्चे, ब्लेड। क्या बोलते हैं, ब्लेड। किसकी है बच्चे, हाँ, ब्लेड ओवा फैन, एक पंखे की ताड़ी। आगे बात समझ में? ये ऊपर सिर के क्या हमारे, छत, किसकी है ये, अरे बिल्डिंग की है। मैंने ये नहीं पूछा किसकी बनी हुई है, बिल्डिंग की छत होगी ना, हाँ, तो छत और बिल्डिंग का संबंध दर्शाओ, हैं, रूफ। रूफ किसकी है भाई, आवा बिल्डिंग। आया समझ में कि नहीं, बोलो, समझ में आया कि नहीं? वेरी गुड। तो किसी भी लाइफलेस थिंग का संबंध किससे दर्शाओगे, ऑफ के माध्यम से। एक ही रूल है इसका, ठीक है, याद रहेगा, पक्का है? बताओ, ऑफ के माध्यम से कैसी नाउन का संबंध दर्शाया जाता है, लाइफलेस का। कैसी नाउन का, लाइफलेस का। क्लियर होगी बात? अब आइए नंबर 2, अपॉस्ट्रोफी एस के माध्यम से। अपॉस्ट्रोफी एस के माध्यम से, ठीक है, समझ में आ गई? अपॉस्ट्रोफी एस के माध्यम से संबंध दर्शाएंगे तो पहला रूल आ रहा है इसका, कह रहा है किसी भी ह्यूमन बीइंग, किसी भी ह्यूमन बीइंग का, किसी भी एनिमल का, किसी भी एनिमेट का, समझ में आ गई बात, का संबंध, का संबंध अपॉस्ट्रोफी एस के माध्यम से दर्शाया जाता है, के माध्यम से दर्शाया जाता है। क्लियर हो गई बात? किस किस का संबंध दर्शाओगे भाई, ह्यूमन बीइंग का मतलब मानव जाति, एनिमल मतलब जानवर, एनिमेट मतलब सजीव। समझ में आ गई? किसी भी मानव जाति, जानवर या सजीव का संबंध किससे शो करोगे, अपॉस्ट्रोफी एस से शो करेंगे। क्लियर? जैसे मैंने यहां पर लिखा राम, लिख दिया, संबंध दर्शाऊं तो किससे, अपॉस्ट्रोफी एस से। रामज शर्ट, राम की शर्ट, एरर देगा आपको, शर्ट ऑफ राम, एरर कैसे देगा, शर्ट ऑफ राम। पहले वाले आव में एरर कैसे देगा, अपॉस्ट्रोफी एस लगा के एरर देगा। ऐसे लिखेगा ना, इस तरह से लिखता है फैंस ब्लेड, फैंस ब्लेड, ये लिखा है तो क्या है बच्चे, गलत है। सही क्या होगा, ब्लेड ऑफ फैन, सही क्या होगा, ब्लेड ऑफ फैन। इस तरह से आपको एरर का क्वेश्चन देगा। इसमें एरर कैसे देगा, शर्ट ऑफ राम लिख के एरर देगा। ठीक है, इसी तरह से लिखा मैंने लायन, संबंध किससे दर्शाऊं, अपॉस्ट्रोफी एस से। लायंस रोअर, शेर की दहाड़, गलती कैसे देगा, रोअर ऑफ द लायन। इसी तरह से संबंध दर्शाऊं काउज मिल्क, काउज मिल्क, गाय का, गलती कैसे देगा, मिल्क ऑफ काउ। क्लियर होगी बात, क्लियर हो गई अच्छे से? तो बताओ, अपॉस्ट्रोफी एस के माध्यम से किसका संबंध दर्शाया जाता है, ह्यूमन बीइंग, एनिमल
और एनिमेट का संबंध किससे दर्शाया जाता है? अपॉस्ट्रोफी एस के माध्यम से दर्शाया जाता है। क्लियर होगी बात? क्लियर हुई कि नहीं हुई? इतना समझ में आया? अच्छे से समझ में आया? आज इतना ही करेंगे। कुछ एक वो कैब बताता हूं आज आपको। पहले बताई थी क्या? नहीं बताई? एक भी नहीं बताई? ऐसा कैसे हो सकता है? एक दिन बताई थी, है ना? चलिए ठीक है, तो आज साथ में कुछ एक वो कैब करते हैं अपन, क्योंकि अपोस्ट्रोफी एस के यूजेस काफ़ी हैं, तो कल इसको पूरा कर लेंगे अपन, कल इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना? तो एक साथ कवर अप हो जाएगा अपना। तो आज 5-7 शब्द कुछ एक वोकैब के लिख लेवे, ठीक है? पहले आपको बताए थे ना, कुछ एक लिखे हुए हैं सबके या नहीं? नहीं लिखे हुए हैं? नहीं लिखे हुए? चलो, तो आज वोकैब को अपने एक ट्रिक के माध्यम से करेंगे। कैसे करेंगे? ट्रिक के माध्यम से करेंगे। ट्रिक के माध्यम से करेंगे तो वो अपन कर रहे हैं सिनोनिम्स। क्या कर रहे हैं बच्चे? सिनोनिम्स करेंगे आज अपन। क्लियर? सिनोनिम्स का मतलब समानार्थी शब्द, पर्यायवाची। क्लियर? ठीक है, पहली वोकैब आपके पास लिख रहा हूं मैं, ठीक है? रेवनेस। क्या लिखा? रेवनेस। क्लियर? रेवनेस का अर्थ होता है बच्चे क्या? ग्रीडी। क्या होता है? ग्रीडी। ग्रीडी मतलब लालची। अब इसमें ट्रिक बाहर निकालो। ट्रिक बाहर निकालेंगे तो क्या है? RAVEN। ये ट्रिक है। क्या है ये? ट्रिक है अपनी। ट्रिक में क्या निकाला? RAVEN। क्लियर? इसको बोला आपने क्या बच्चे? रावण। क्या बोला इसको? रावण। तो रावण एक कैसा आदमी था? ग्रीडी आदमी था, लालची नहीं। फिर लालची याद रहेगा आपको, रेवेनस और ग्रीडी याद नहीं रहेगा। समझ में आ गई? अपने जहन में बार बार इसी को ऐसे बोलना है, रावण एक रेवेनस या ग्रीडी व्यक्ति था। क्लियर? नंबर 2, फ्लक्स। नंबर 2, फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब क्या होता है बच्चे? चेंज। क्या होता है? चेंज। अब इसमें ट्रिक निकालें बाहर, ठीक है? ट्रिक में क्या निकालें? LUX। LUX, लक्स। लक्स कंपनी की क्या आती है भाई? साबुन आती है। लक्स कंपनी की क्या आती है? साबुन आती है। तो लक्स कंपनी की साबुन के रेट क्या होते रहते हैं? चेंज होते रहते हैं, फ्लक्स होते रहते हैं। क्लियर? क्लियर भाई? नोट हो गया? ठीक, चलें आगे। नेक्स्ट वो कैब करते हैं आपने सलूब्रियस। क्या लिखा मैंने? सलूब्रियस। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है भाई? हेल्दी। क्या होता है? हेल्दी। या इसका अर्थ प्लेजेंट। क्या होता है भाई? प्लेजेंट भी होता है, सुहावना। क्लियर? हेल्दी का मतलब स्वस्थ और प्लेजेंट का मतलब सुहावना। ठीक है, अब इसमें अगर अपने ट्रिक निकालें तो 2 तरह से ट्रिक निकलेगी। पहली ट्रिक क्या निकल रही है? SALU, सल्लू, है ना? क्या लिखा मैंने यहां पर? सल्लू। सल्लू इक्वल टू सलमान खान। सल्लू इक्वल टू सलमान खान। तो सलमान खान एक कैसा हीरो है? स्वस्थ, हेल्दी हीरो है। कैसा हीरो है? हेल्दी हीरो है। ठीक, प्लेजेंट की बात करें तो वापिस ट्रिक में निकालो SALU। इसको बोलोगे क्या? शालू। क्या बोलोगे? जब मेरी गर्लफ्रेंड शालू मेरे साथ रहती है तो मौसम कैसा लगता है बच्चे? बड़ा सुहावना नहीं, प्लेजेंट लगता है। क्या लगता है? प्लेजेंट लगता है। क्लियर? नेक्स्ट वो क्या आ रही है अपने पास? लग्यूब्रियस।
हाँ ठीक है। लघुप्रियस का मतलब क्या होता है भाई? सीरियस। क्या होता है? सीरियस। या क्या होता है? सैड। सीरियस या सैड। इसकी ट्रिक में क्या बाहर निकालें भाई? लघु, ये वाला ट्रिक में बाहर निकाला LAGU, लघु। लघु को बोलो लुगाई। लघु को क्या बोलो? लुगाई। आगे बात समझ में? जब मेरी लुगाई मेरे साथ मार्केट में जाती है तो मैं कैसा महसूस करता हूं भाई? सीरियस सा या थोड़ा सा सैड महसूस करता हूं, है ना? भी मेरे वाली को कोई देख ना ले। आगे बात समझ में? तो लघुप्रियस का मतलब क्या हुआ? सीरियस या सैड। नेक्स्ट आ रहा अपने पास अले, ALLAY, अले। अले का अर्थ होता है बच्चे काम। क्या होता है? काम। काम का मतलब शांत या चुप। ठीक है। अब इसमें ट्रिक बाहर निकालें अपने। हाँ तो क्या है ये? AL, इसको बोलो अल। और फिर क्या लिखा? LAY, इसको बोलो ले, अल्ले। जब कोई छोटा बच्चा रोता है तो उसकी मम्मा उसे कैसे चुप करवाती है? अले ले 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 मुन्ना, क्या हो जा? काम हो जा, अले हो जा। समझ में आ गई बात? शांत हो जा। क्लियर? तो अले का मतलब क्या हुआ? काम। हो गया नोट? आगे चलें। अब आता है अपने पास नेक्स्ट वोकैब प्लेसिड, PLACID, प्लेसिड। प्लेसिड का मतलब भी क्या होता है बच्चे? काम। क्या होता है? काम, शांत होता है। क्लियर? अब इसकी ट्रिक में बाहर निकालें बच्चे क्या आपने? CID। ट्रिक में क्या बाहर निकालो? CID। निकाल लिया? हाँ। जब CID वालों का छापा पड़ता है तो बड़े बड़े लोग क्या हो जाते हैं? काम हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, प्लेसिड हो जाते हैं। आगे बात समझ में? प्लेसिड में किसको बाहर निकाला? CID। तो CID का छापा पड़ता है तो बड़े बड़े काम हो जाते हैं, प्लेसिड हो जाते हैं। क्लियर होगी बात अच्छे से? तो आज के लिए इतनी ही वोकैब एक बार रिमाइंड कर लीजिए। ठीक है। पहली वोकैब क्या लिखी आपने भाई? रेवेनस। क्या लिखी? रेवेनस। रेवेनस में क्या होता है? ग्रीडी। ट्रिक में क्या लिखाया? रावण। रावण कैसा आदमी? ग्रीडी या रेवेनस आदमी। दूसरा क्या लिखा? फ्लक्स का अर्थ क्या होता है? चेंज। ट्रिक में क्या लिखा? लक्स कंपनी की क्या आती है? जिसके रेट क्या होते रहते हैं? फ्लक्स होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। फिर क्या लिखा? सलूब्रियस। सलूब्रियस का मतलब हेल्दी या प्लेजेंट। हेल्दी के लिए क्या निकाला? सल्लू। सल्लू इक्वल टू सलमान खान। सलमान खान कैसा हीरो? हेल्दी हीरो। दूसरा मतलब क्या था इसका? प्लेजेंट। तब क्या निकाला आपने? शालू। शालू क्या है? मेरी गर्लफ्रेंड है। जब वो मेरे साथ होती है तो मौसम प्लेजेंट होता है, सुहावना होता है। नेक्स्ट क्या लिखा भाई? लघुप्रियस। इसका मतलब सीरियस या सैड। ट्रिक में क्या लिखा? लघु किसको बोला? लुगाई को। जब मेरी लुगाई मेरे साथ होती है तो मुझे कैसा महसूस होता है? सीरियस सा या सैड सा। लघुप्रियस। फिर क्या लिखा? अले का मतलब काम। ट्रिक में क्या लिखा? अल ले। तो जब कोई छोटा बच्चा या मुन्ना रोता है तो मम्मा कैसे चुप करवाती है? अले ले ले मुन्ना, क्या हो जा? काम हो जा, अले हो जा, शांत हो जा। ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा बच्चे? प्लेसिड। प्लेसिड का मतलब काम। ट्रिक में क्या निकाला? जब CID का छापा पड़ता है तो बड़े बड़े क्या हो जाते हैं? काम हो जाते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। काफी आज के लिए। ओके, तो हैव अ नाइस टाइम टू ऑल ऑफ यू। सी यू टुमारो।